माय न्यू वीडियो। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेड मैथ पेडागोजी के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें हम आपको मैथ पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका 15 में से 15 नंबर आप आसानी से कर सकेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पेडागोजी के हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ वाले पोर्शन में 20 से 22 नंबर आसानी से ला सकेंगे। क्योंकि जो कंटेंट वाले रहते हैं उसमें 5-6 नंबर आपके एकदम आसान, जोड़ घटाना गुणा एकदम आसान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उतना तो आप कर ही लेंगे। और यहाँ से आप 15 नंबर पेडागोजी के करेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप 20 से 22 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणित के पेडागोजी की इन सभी क्वेश्चनों को देखने से पहले आप जो है गणित के टैग वर्ड जो हमने बताए हैं और इससे मतलब कि गणित के प्रमुख शिक्षण विधियां और गणित शिक्षण की मुख्य विधियों के साथ साथ हमने गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं वो सारे टॉपिक कवर किए हैं उस वीडियो में। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब ये जाके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। उस गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो किस पर नहीं केंद्रित होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने। और सेकेंड ऑप्शन है गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन। थर्ड है अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने। फोर्थ है अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने। तो देखिए, गणित में आकलन इन तीनों पे ही केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने पर, इन पर भी केंद्रित होना चाहिए। और गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन पर भी केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करने, इस पर भी केंद्रित होना चाहिए। तो केंद्रित किस पर नहीं होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो हमें निगेटिव वाला पूछा है, नहीं होना चाहिए, तो नहीं वाला फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू पक्ष कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। सेकेंड है संख्या बोध का विकास करना। थर्ड है मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की समझ, अच्छी समझ। फोर्थ है गणना के कौशल का विकास करना। तो देखिए, आपको कलन विधि, कहीं भी कलन विधि मिल जाए तो वो ऑप्शन तुरंत ही निगेटिव में रहता। अगर निगेटिव में पूछा गया आंसर आपका, तभी वो ऑप्शन सही रहेगा, नहीं तो हमेशा वो ऑप्शन गलत रहेगा। और इसमें बुनियादी संख्या ज्ञान की अति महत्वपूर्ण पहलू के लिए संख्या बोध का विकास करना महत्वपूर्ण रहेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह उसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित। सेकेंड ऑप्शन इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। थर्ड ऑप्शन है पाठ्यचर्या को बीजगणितीय संकेतों का और समस्या समाधानों में उसके उपयोग का परिचालन कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए, अवसर प्रदान करना हमने इसे पॉजिटिव टैग वर्ड में बताया है।
और कहीं भी अगर वैसा अवसर प्रदान करना है तो वो ऑप्शन पॉजिटिव रहता है और वो ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको और भी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है पाठचर्या को विद्यार्थी को प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, और क्वेश्चन में पूछा गया प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए, तो प्राथमिक के लिए बच्चों को सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। इस बात को ध्यान देखिए, नहीं तो टैग वर्ड आपने पढ़ लिया अवसर प्रदान करना तो तुरंत ही ये टिक कर देंगे, लेकिन इसको भी रिलेट करना है आपको कि प्राथमिक के लिए बोला गया है और प्राथमिक में बच्चों को प्रमेय सिद्ध नहीं कराया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है पाठचर्या को बीजगणितीय संकेतों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए, तो ये भी गलत है क्योंकि छोटे बच्चों को अभी बीजगणितीय संख्याओं का नहीं ज्ञान होना चाहिए होगा, और इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में, तो देखिए उच्चतर वाला जहाँ आएगा तो वो निगेटिव रहेगा, तो ये भी निगेटिव ही है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थियों को जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह उसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी गलती को सुधारने की सर्वाधिक युक्त है, तो देखिए इसमें गलती को सुधारना है बच्चे के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बच्चों को बीच में से शून्य मिटाने के लिए कहना, सेकेंड है बच्चों को उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना, थर्ड है बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, फोर्थ विद्यार्थियों को स्वयं से ही सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना, तो देखिए जिसमें बच्चे को किसी जो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाया जाता है तो उससे बच्चे अधिक रिलेट कर पाएंगे, अच्छी तरह समझ सकेंगे उस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पे बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके, मतलब इसे एग्जाम्पल के तौर पर बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें बच्चे 2 अंकीय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को समझ सकेंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है, तो ए दिया गया है, दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से इन्हें गिनने के लिए कहना, बी दिया गया है आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना, सी दिया गया आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना, तो इसे क्रम में हमें लगाना है, तो क्रम में पहला ए रहेगा, पहले दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से उन्हें गिनने के लिए कहना, तो इस तरह करेंगे तो पहला ए रहेगा, A1 पे रहेगा, उसके बाद सी आयत को फलक को वर्गाकार टाइल की भुजा 1 सेंटीमीटर से ढकना तथा टाइलों की संख्या ज्ञात करना, तो सी वाला सेकेंड पे रहेगा और बी वाला थर्ड पे रहेगा, तो देख लेते हैं ए सी बी सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक प्रास रेंज यानी कि को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उपाख्यानात्मक अभिलेख, सेकेंड दिया गया रूब्रिक्स और थर्ड दिया गया अवलोकन, फोर्थ दिया गया है परियोजन, तो ये किसका उदाहरण है हमें इसे देखना है, तो इसके लिए 1 उपाख्यानात्मक अभिलेख, उपन्यासात्मक अभिलेख का उदाहरण दिखाइए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ने में सहायक होता है, तो किसकी ओर बढ़ने में सहायक होता है,
पहला ऑप्शन दिया गया है जटिल से सरल अवधारणाओं, और सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं। थर्ड ऑप्शन दिया गया औपचारिक से अनौपचारिक गतिविधियाँ। फोर्थ दिया गया अमूर्त से मूर्त अवधारणाएं। तो इसके लिए गणित अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग किसकी ओर बढ़ने के लिए में सहायक होता है? मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ने में सहायक होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है गणित के समस्या समाधान की युक्तियों में? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अंतर्ज्ञान का प्रयोग, अंतर्ज्ञान और प्रयोग। सेकेंड है कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह। थर्ड है अवलोकन और प्रयोग। फोर्थ है तर्क करना यानी कि विवेचन और पैटर्न बनाना। तो देखिए इसमें आपको गणित में समस्या समाधान की युक्तियों को सम्मिलित करने के लिए आपको तर्क करना और पैटर्न बनाने पर आधारित होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। कहीं भी तर्क करना और पैटर्न बनाना आएगा तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, और इस टैग वर्ड को आप ध्यान रखिए। जिस भी ऑप्शन में ये दिखेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समाप्त वर्ग के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? तो कम उपयुक्त हमें ढूंढना है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। सेकेंड है इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो नहीं वाला तो पहले ही गलत हो गया। थर्ड है दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर बच्चों इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। तो ये भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। दैनिक जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बच्चों इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये भी सही है। ये भी तो हमें सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है, तो सबसे कम उपयुक्त सेकेंड ऑप्शन इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक बच्चे को 5 × 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित में प्रकार से उसे हल किया। 5 × 28 = 28 × 5 = 14 × 20 × 5 = 14 × 2 × 5 = 14 × 10 = 140। तो इस तरह उन बच्चे ने किया है। अब हमें इसमें बताना है कि बच्चे ने कौन सी विधि का उपयोग किया गया है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कि क्रम विनिमय नियम, सेकेंड में वितरण बंटन नियम, और सी वाले में दिया गया है साहचर्य नियम। तो आप इसको देखकर तुरंत अगर अपने क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, बंटन नियम, साहचर्य नियम इसको पढ़ा है तो तुरंत ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसकी वीडियो में मेरे चैनल पर पड़ी हुई है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं क्रम विनिमय नियम क्या है, वितरण नियम क्या है, साहचर्य नियम क्या है। तो इसे देख लीजिए तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो जो क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, बंटन नियम पे मेरी वीडियो है तो उसे आप जाकर देख लीजिए, तो उससे आप रिलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम ये आप देख के बता पाएंगे कि यहाँ पे आपका क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम ये दोनों नियम यहाँ पे लगाया गया है। तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना। सेकेंड दिया गया है कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। थर्ड दिया गया है मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यास्मरण करना। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गतिविधि हमें बताना सर्वाधिक उपयुक्त, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। अगर बच्चों अपने घर का मानचित्र बनाएंगे उसके आकार और स्थिति को दर्शाते हुए तो बहुत ही अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। तो कौन सा प्रकार कहलाता है अधिगम का? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मूर्त, सेकेंड दिया गया है दृश्य मापिता, और थर्ड ऑप्शन दिया गया अभिप्रदर्शन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है संकेतिक। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन में आपको दिया गया है पहले पेंसिलों को, रबड़ों को, टोकनों को इस चीज़ को दिखा रही है, उसका उपयोग कर रही है, तो मतलब प्रदर्शन कर रही है और उसका एक्टिव रूप से काम भी कर रही है, तो अभिप्रदर्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा बैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो देखिए बैन हिले से एक क्वेश्चन आपका आना निश्चित है, और बैन हिले का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए, मैं उसका एक वीडियो आपको बनाकर अवश्य दूंगी अगर आपको चाहिए तो। जितना ज़्यादा लोग इसे कमेंट करेंगे उतने ही मैं अच्छे तरीके से इसे बना के आपको प्रोवाइड करूंगी, जल्दी से कोशिश करूंगी प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें बैन हिले से आप देख लेते हैं 4 स्तर बताए गए हैं बैन हिले के अनुसार। 0 से स्टार्ट है 1 2 3। तो पहले दिया गया है समोसे का एक त्रिभुज देखकर बच्चा त्रिभुज को देखकर कहता है समोसा है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है विश्लेषण, सेकेंड में स्वयं सिद्ध, थर्ड में निगमन, और फोर्थ में दृश्यीकरण। तो यहाँ बच्चा देख कर बता रहा है, तो देखकर यानी कि दृश्यीकरण कर रहा है। तो देखने पर अगर बच्चा कुछ चीज़ बता रहा है तो दृश्यीकरण कर रहा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकलन की एक समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया। तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो बच्चा इस प्रकार का जो है अपना प्रयोग कर रहा है, वो 39 को 30 में चेंज कर रहा है और इधर जो है 63 को 64 में कन्वर्ट कर रहा है। तो बाद में वो उसका आंसर 34 आता है। अगर आप इस क्वेश्चन 63 और -29 को करेंगे तो भी आपका 34 ही ऑप्शन आएगा आंसर। और बच्चा इस तरह के तर्क लगा के कर रहा है तब भी उसका आंसर सही आ रहा है। तो देख लीजिए इसमें बच्चा क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन में दिया गया है बच्चा यह नहीं जानता कि 63 - 29 को कैसे हल करना है। तो ये तो बच्चा जानता है क्योंकि उसने सही आंसर निकाला है। और सेकेंड ऑप्शन में दिया गया बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा असमंजस में नहीं पड़ा है, वो तर्क का उपयोग कर रहा है अपने। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बच्चे में व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है
और अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे वैकल्पिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ 63 - 29 को वो वैकल्पिक अलग से बनाकर अपना 64 - 30 कर रहा है, तो यानी वैकल्पिक का प्रयोग कर रहा है। ये सही हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बच्चे के पास व्याकरण की ना तो संकल्पात्मक समझ है और ना ही मानक कलन विधि का ज्ञान है। तो कलन विधि वाला तो हमेशा निगेटिव रहता है, तो ये तो हमें वैसे ही गलत हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 × 0 = 7 और 0 × 7 = 7 होता है। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 = 7 से आरंभ होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, वह गलत रूप से योग के गुणन की समस्या को विस्तारित करता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे को यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 से आरंभ होते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये कंप्लीट हो गया, हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।